तो क्या है बेटा ये अब ऐसे था क्योंकि यहाँ पे डेल्टा नॉट ग्रेटर देन डेल्टा पी था, तो क्या था, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था ये, और हमें पता भी सी एन, तो यहाँ एक्स भी देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें तो ऐसे ही करना था। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया बेटा इस कॉम्प्लेक्स का। T2G में तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए और Eg में कितने बेटा, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हमें कैलकुलेट करना है बेटा CFSE, यहाँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या बेटा, एनर्जी बेटा। तो फॉर्मूला क्या था देखिए बेटा, ऊपर वाला कितना था, ये वाला था, ऊपर वाला कितना था बच्चों, 3/5। तो 3/5 को मैं 0.6 लिख सकता हूँ। तो 3/5 इंटू डेल्टा नॉट, ये जो लिखा था, इंटू क्या करना है बेटा, एन इलेक्ट्रॉन भरने हैं किसमें, Eg में लिखने हैं ऐसे। नीचे वाला नीचे सब्ट्रैक्ट हो गया था, माइनस हो गया था, एनर्जी कम हो गई थी। तो ये क्या था बेटा 2/5। तो 2/5 को मैं 0.4 लिख रहा हूँ इंटू डेल्टा नॉट इंटू NT2G बेटा। सो ये फॉर्मूला याद रखिएगा बेटा, यही फॉर्मूला यूज करते हैं CFSE के लिए हम लोग। 0.6, ये 3/5 था तो मैंने 0.6 लिख दिया, इंटू डेल्टा नॉट तो लिखा ही था हमने, बट साथ में अब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने Eg में उसको ही मल्टीप्लाई करना है। -0.4 इंटू डेल्टा नॉट इंटू NT2G, इसमें जो नीचे वाले होंगे। अब करते हैं क्वेश्चन बेटा, CFSE इज इक्वल टू 0.6 इंटू डेल्टा नॉट, जो भी वैल्यू गिवन है, इंटू NEG की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0। 0। कितनी वैल्यू है, 0। और ये वाली वैल्यू कितनी, 0.4 इंटू कितनी है, डेल्टा नॉट की वैल्यू गिवन थी आपको 10325 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। यूनिट याद रखेंगे पर सेंटीमीटर में ही रहेगी बेटा, ठीक है। वो कभी आपसे पूछे कि जूल में कैलकुलेट कर दो इसकी एनर्जी, तो आप क्या करना, CFSE की जो वैल्यू आपके पास आई होगी, ये जो भी वैल्यू आई होगी, राइट, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर देना बेटा H इंटू सी। वॉट इज H, प्लैंक कांस्टेंट, और C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट बेटा। तो वो प्लैंक कांस्टेंट क्या होता था, 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ बेटा। इसको आप कैलकुलेट करके रख ही लेना, याद रख लेना, और इसको मल्टीप्लाई कर देना अगर जूल में चाहिए तो एनर्जी। वैसे ज्यादातर पूछेगा तो पर सेंटीमीटर में ही पूछता है, बट इन केस ही आस्क्स इन जूल तो मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ HC बेटा। ओके सर। क्लियर है बेटा, राइट। नेक्स्ट है NSE पूछा था बेटा उसने। एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी बेटा बोलिए। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ जी बेटा ठीक है। हो गया सान्या, हाँ जी हो गया। ठीक है। NSE क्या है बेटा, NEC का मतलब है नेट स्टेबलाइजेशन एनर्जी बेटा, स्टेबलाइजिंग एनर्जी। NSE को कहते हैं बेटा नेट स्टेबलाइजिंग एनर्जी। और NSE का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है जितना आपने CFSE निकाला है इंटू M इंटू P बेटा। और M यहाँ पे क्या है बेटा, P तो पेयरिंग एनर्जी है, M है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या है, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो M है बेटा यहाँ पे। तो व्हाट इज M, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर। तो मुझे बताइए यहाँ पे कितने पेयर है बेटा, 2
दो पेयर है। कितने पेयर है? दो पेयर है। तो अगर हम क्वेश्चन लिख दे, वो फॉर्मूला लगा देते हैं बेटा। तो NSE जो भी CFSE आया होगा वो आपने ऊपर से कैलकुलेट किया होगा, प्लस 2 इंटू बेटा पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी था 7362 बेटा। ये हमारे पास क्या आएगा बेटा? NSE आ जाएगा बेटा। यूनिट सर, इसकी यूनिट क्या आएगी? पर सेंटीमीटर बेटा। पेयरिंग एनर्जी वाली यूनिट नहीं आएगी? पेयरिंग वाली आएगी तो पेयरिंग वाली भी, ये जो था ना पर सेंटीमीटर था ना, पेयरिंग की एनर्जी यूनिट भी तो पर सेंटीमीटर था ना ओके बेटा। सर, ठीक है क्लियर है सर। ना सान्या? हाँ जी सर। चलिए यहाँ एक आध क्वेश्चन और करते हैं। जैसे अगर हम CFSE कैलकुलेट करते हैं इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बेटा। हाँ, फॉर्मूला अभी लिखा था बेटा हमने CFSE का बच्चों, 0.6 इंटू डेल्टा नॉट इंटू NEG, 0.4 इंटू डेल्टा नॉट NT2G बेटा। ये फॉर्मूला था बेटा, राइट। अब अगर हम क्रिस्टल फील्ड की बात करें, या सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करें या वीक फील्ड की बात करें, जैसे अगर मैं कहता हूं यहाँ पे नीचे 3 ऑर्बिटल थे, ऊपर 2 थे बेटा। नीचे 3 थे, ऊपर 2 थे बेटा, है ना। लेट्स सपोज मैं ये लिख रहा हूँ WFL के लिए और ये लिख रहा हूँ SFL के लिए बेटा। तो मुझे आप बताओ बेटा, जब मैं पहला इलेक्ट्रॉन D1 कॉन्फ़िगरेशन या D2 या D3 भरूंगा, क्या दोनों की वैल्यू सेम आएगी कि नहीं आएगी बच्चों? ये बताइए। यस सर। पहला इलेक्ट्रॉन इधर भरा, पहला इलेक्ट्रॉन इधर भरा, तो क्या फॉर्मूला बना यहाँ पे? -0.4 इंटू डेल्टा नॉट इंटू कितना है बेटा? 1। इसका भी यही वैल्यू आएगी 0.4 इंटू डेल्टा नॉट इंटू कितना है बेटा? 1। क्या जब दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो क्या वैल्यू सेम आएगी कि नहीं आएगी बेटा दोनों की? यस सर। है ना। दूसरा आपने यहाँ फिल करा, दूसरा आपने यहाँ फिल करा, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 0.4 इंटू डेल्टा नॉट इंटू 2 बच्चों, इंटू 2। जब मैंने तीसरा इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा बेटा, तो बताइए वैल्यू फिर से सेम आएगी कि नहीं आएगी राघव? यस सर। तो यहाँ पे ये तीसरा भर दिया, तो 0.4 इंटू डेल्टा नॉट इंटू 3 बेटा। तो याद है आपको कल मैंने लिखवाया था बेटा, D1 से D3 कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, याद आया आपको? यस सर। है ना। तो दोनों की वैल्यू बेटा CFSE दोनों की सेम रहेगी अगर D1 से D3 कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो। अब अगर मैं D4 करता हूं तो मुझे बताइए क्या दोनों में अब डिफरेंस होगा? यस सर। जब वहाँ मैं पे फोर्थ इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा, यहाँ कहाँ पे फिल करूंगा राघव? नीचे की ऊपर? ऊपर ऊपर, वेरी गुड। यहाँ कहाँ फिल करूंगा? पेयरिंग करेंगे नीचे। नीचे, एक्सीलेंट। तो अब क्या फॉर्मूला हो जाएगा बेटा इसका? इसमें अब एक इलेक्ट्रॉन आगे, तो 0.6 इंटू डेल्टा नॉट इंटू 1 माइनस 0.4 इंटू डेल्टा नॉट इंटू 3, ये आ गया। यहाँ पे तो अभी वही हो रहा 0.4 इंटू डेल्टा नॉट इंटू 4। जपन क्लियर है बेटा? यस सर। सान्या सभी को क्लियर है? सान्या आपको क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है। अब आप D5 भरोगे तो D5 भी यहाँ पे क्या करोगे? इधर तो ऊपर भरोगे, यहाँ क्या करोगे बेटा? पेयरिंग करोगे। अब ये वैल्यू आएगी 0.6 इंटू डेल्टा नॉट इंटू 2 इंटू 3।
और ये वाली वैल्यू बच्चों क्या होगी, ये होगी। सिमिलरली यू कैन राइट फॉर D6 एंड D7 बेटा, जब 6th इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो यहाँ फिल करोगे, इसमें यहाँ फिल करोगे। तो जब D6 हुआ तो ये 0.6 इंटू डेल्टा नॉट इंटू 2 हो गया, और ये हो गया 0.4 इंटू डेल्टा नॉट इंटू 4 हो गया बेटा, और ये तो यही रहा 0.4 इंटू डेल्टा नॉट इंटू 6 रहा। अब जब आपने 7th इलेक्ट्रॉन फिल किया तो ये 0.6 इंटू डेल्टा नॉट 7 फिल किया हमने यहाँ पे ऐसे, और ये 7th इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया बेटा, ऊपर। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, ठीक है sir. राइट। तो ये कितना हो गया बेटा, यहाँ पे कितना था अभी, ये इधर तो 2 ही था, -0.4 इंटू बच्चों डेल्टा नॉट इंटू कितने इलेक्ट्रॉन हो गया अभी ये नीचे 5, और ये वैल्यू होगी 0.6 इंटू डेल्टा नॉट इंटू 1 -0.04 इंटू डेल्टा नॉट इंटू 6, ये हो गया। अब जब मैं D8 भरूंगा तो आप देखिए कहाँ पे फिल किया मैंने, यहाँ फिल किया और इसमें यहाँ फिल किया। अब मुझे बताओ बेटा, इस बार दोनों की वैल्यू सेम हुई कि नहीं हुई, ये बताइए मुझे। यस सर। तो याद है आपको बेटा, मैंने बताया था सारा खेल D4 से D7 तक का है कि नहीं, ये सान्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का Yes, बेटा। sir. इसके बाद ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के लिए, D9 और D10, है कि नहीं? Yes, sir. तो ये उसका बेटा मैथमेटिकल प्रूफ है, जो हमने VBT में किया था उसका ये प्रूफ है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और CFSE में मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, यहाँ पे फर्क पड़ेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का, ना इधर फर्क पड़ेगा पहले 3 में ना लास्ट 3 में। तो याद रखने का क्या तरीका बेटा, जब पहले 3 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो भी कोई फर्क नहीं, जब लास्ट 3 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो भी कोई फर्क नहीं, फर्क पड़ेगा D4 से D7 के बीच में बच्चों। आई होप बेटा क्लियर है आपको, क्या कहते हैं ये जो भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो हमने पढ़ा बेटा। हाँ यस सर। Yes, sir. ठीक है। ठीक है राइट। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। ठीक है fine। तो लिख लेंगे बेटा। अब सान्या वो पेज लिख लेना बेटा जो कल मैंने 3-4 लाइन लिखवाई थी ना बेटा, तो लिख लेना बेटा, लिमिटेशंस ऑफ VBT बेटा। लिमिटेशंस ऑफ VBT बेटा। तो पहला लिमिटेशन यही है बेटा, इट कैन नॉट या इट इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड। तो पहला है इट डज नॉट distinguish between strong field ligand and weak field ligand बेटा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड को डिस्टिंग्विश नहीं करता बेटा। ना ही बेटा VBT याद है आपको, VBT मतलब VBT में हमने सिर्फ याद करने का तरीका बताया था कि dx² डैश स्क्वायर होगा अगर हम स्क्वायर प्लेनर लेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, और अगर क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी तो हम लेंगे dxy dyz और dzx। तो वहां भी ये क्लियरली बताता नहीं बेटा कि क्यों हमने वहां पे हाइब्रिडेशन जब करी तो स्क्वायर प्लेनर में dx² डैश y² लिया, या फिर टेट्राहेड्रल में वो पहले 3 हमने लिए ऑर्बिटल। अब हमें यहाँ पे ज्यादा क्लियरिटी है क्यों, क्योंकि वो जो x² डैश y² था स्क्वायर प्लेन ज्योमेट्री में, वो ज्यादा रिपल्सन फील हुआ था तो वो ऊपर चला गया था, और टेट्राहेड्रल में वो जो 3 ऑर्बिटल थे dxy dzx और dyx जो है, वो तीनों ने ज्यादा रिपल्सन फील किया था तो वो ऊपर चले गए थे, इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन में
पार्ट लिया था। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये बेटा, इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन regarding tetrahedral and square planar geometry और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बेटा 4, उसके बारे में भी क्लियर चीज नहीं बताता बेटा। सर कितने अब पॉइंट अगर है वो बेटा, टोटल? दूसरी तीसरी बात ये है कि अगर वो क्लियरली ये नहीं बता रहा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड कौन सा है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है, तो ये भी नहीं बता पाएगा कि पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, और पेयरिंग होगी या नहीं होगी तो हम क्या करेंगे उसमें, हम ये नहीं बता पाएंगे कि उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, मतलब पैरामैग्नेटिक है कि डाई मैग्नेटिक है। तो दिस मीन्स क्या है बेटा, वो ये भी क्लियरली नहीं बताता कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी हैं उसकी। तो डज नॉट गिव इट क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिक डाटा बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये थर्ड वो था बेटा इसका लिमिटेशन वीबीटी का। नेक्स्ट लिमिटेशन है बेटा कि अभी इसी में टॉपिक में पढ़ेंगे बेटा कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं बेटा वो कलर्ड कंपाउंड होते हैं। जैसे आपने देखा था वो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स था, ठीक है राइट। तो ज्यादातर ये कुछ कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं, तो क्यों कलर्ड होते हैं इसके बारे में बीबीटी ने कुछ भी नहीं बताया बेटा। तो डज नॉट प्रिडिक्ट अबाउट द, ये एक्सप्लेन अबाउट द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम क्या लिखेंगे, इट डज नॉट एक्सप्लेन इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर, है ना, द कलर exhibited by coordination compound। सर कितने पॉइंट है टोटल? बस एक ही लास्ट है बेटा। और ना ही बेटा ये क्या करता है, स्टेबिलिटी बताता है कि नजदीक आएगा मॉलिक्यूल की दूर रहेगा, क्यों नजदीक आ रहा है, तो स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताता ये। तो लास्ट पॉइंट है, इट डज नॉट टेल्स रिगार्डिंग स्टेबिलिटी या thermodynamic and kinetic stability of coordination compound बेटा। So it does not tells about regarding thermodynamic and kinetic stability of coordination compound। क्लियर है बेटा? Yes, sir.
क्लियर है बेटा? ऐसे ही क्या है बेटा, CFT की कुछ लिमिटेशंस हैं, बट हम थोड़ा पढ़ लेंगे। तो अभी यहाँ पे बेटा 4-5 लाइनें इसके लिए भी छोड़ दीजिएगा बेटा, लिमिटेशंस ऑफ CFT बेटा। हम जब थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे तो फिर हम ज्यादा क्लियरिटी से CFT की भी वो डिफाइन कर पाएंगे बेटा, क्या कहते हैं, लिमिटेशन। तो लीव 5 जितने आपने यहाँ पे छोड़े थे बेटा, 4-5 लाइनें, इसमें कमी लगेंगी, पर लीव 4-5-6 लाइन्स बेटा फॉर लिमिटेशंस ऑफ CFT ऑल्सो बेटा। ठीक है, और जब हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ये डी ब्लॉक में भी आएगा। डी ब्लॉक में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, बट मैं यहाँ पे बेटा बता रहा हूँ सो दैट हमें डी ब्लॉक में इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है राइट, क्योंकि ये जो भी हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं बेटा, ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स बनाते हैं, और ट्रांजिशन मेटल्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं ज्यादातर आपको डी ब्लॉक में भी आएंगी। और ये कलर वाला जो पोर्शन है, क्यों कोई कंपाउंड कलर्ड होता है, वो डिटेल में हम किस में डिस्कस करेंगे, मतलब वो डिटेल में डिस्कस किया हुआ एनसीईआरटी ने डी और एफ ब्लॉक में, बट मैं इसको यही डिस्कस कर रहा हूँ सो दैट हम एक ही बार में इसको खत्म कर सके, वहां पे हमें बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े बेटा। तो लिखेंगे बेटा, है ना, राइट? लिखिए बेटा, हेडिंग आ देंगे कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा, है ना। तो कोई पूछे आपसे कि क्यों बेटा कोई कंपाउंड कलर्ड होता है कि नहीं होता है, उस फिनोमिना को कैसे एक्सप्लेन करते हैं बेटा, वो देखिएगा, हाँ? ठीक है राइट। होता क्या है बेटा, राइट, इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, राइट, जब आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो या लाइट के प्रेजेंस, जैसे लाइट आती है तो उसको एनर्जी मिलती है सनलाइट से। तो जैसी एनर्जी सनलाइट से मिलती है, ये जो इलेक्ट्रॉन नीचे होता है बेटा, ये लोअर ऑर्बिट है, वो क्या करता है बेटा, एक्साइट करके क्या करता है, हायर ऑर्बिट में जाता है। ठीक है राइट, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा एक्साइटेशन। लेकिन कोई चीज ज्यादा देर तक बेटा एक्साइटेड नहीं रह सकता। ठीक है राइट, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, वापस क्या करता है बेटा, अपने लोअर ऑर्बिट में आ जाता है, इसको डी एक्साइटेशन कहेंगे। ये E1 एनर्जी है, ये E2 है बेटा, राइट। जो E2 है वो ग्रेटर देन क्या है बेटा, E1 है। ठीक है, लेट्स सपोज आपने बेटा इधर से सनलाइट भेजी, आपने इधर से सनलाइट भेजी। ठीक है राइट, सनलाइट में भी आपने क्या करा, इधर सनलाइट भेजी, कौन सी सनलाइट भेजी, जो नेचुरल लाइट होती है, जिसको आप विबग्योर के नाम से जानते हैं। लेट्स सपोज आपने विबग्योर लाइट भेजी बेटा, VIBGYOR। ठीक है राइट, तो मुझे अगर आप ये बता सकते हो कि यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा बेटा, ये ऑब्जर्वर है, ये जो ऑब्जर्वर है, तो ये बताइए कौन सी लाइट को ये देख पा रहा होगा। ये उस लाइट को देख पा रहा होगा जो इसको एक्साइट करने में यूज हो गई, या वो लाइट को अब देख पा रहा होगा जो यूज नहीं हुई है, अनएब्जॉर्ब लाइट जो होगी। जो यूज नहीं हुई है वही देख पाए, कौन सी होगी, जो नहीं एब्जॉर्ब हुई। जो एब्जॉर्ब नहीं हुई होगी, बिल्कुल। तो इसका मतलब इधर जो लाइट निकल रही होगी बेटा, वो लाइट क्या निकल रही होगी, एक तो अनएब्जॉर्ब लाइट निकल रही होगी, क्योंकि वो तो एब्जॉर्ब होगी, वो तो खत्म होगी, अनएब्जॉर्ब लाइट होगी। प्लस क्या होगा बेटा, क्योंकि जब ये डी एक्साइट करेगा तो एनर्जी अपनी लूज करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फोटॉन्स। तो साथ में आपको क्या मिल रहे होंगे, एमिटेड फोटॉन्स मिल रहे होंगे। तो ऑब्जर्वर जो है बेटा, वो दिए दो लाइटें देख रहा होगा या दे दो चीजें ऑब्जर्व कर रहा होगा।
अनएब्जॉर्ब लाइट और एमिटेड क्या है बेटा, फोटोन। ठीक है, राइट, क्लियर है। और ये जो डिफरेंस है डेल्टा ई बेटा, ये इसको क्या बोलते हैं, E2 माइनस क्या है बेटा, E1। E2 माइनस क्या है बेटा, E1। अगर आपको याद है बेटा थोड़ा बहुत भी एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वहां आपने एक्साइटेशन पढ़ते थे, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में भेजते थे और उसका फॉर्मूला लिखते थे Hc बाय क्या लिखते थे बेटा, लैम्डा। याद आया किसी को बेटा, ऐसे लिखते थे आप Hc बाय यस लैम्डा। सर। अब मुझे बताओ ये जो लैम्डा है वो मैं एब्जॉर्ब लिखूंगा कि अनएब्जॉर्ब लिखूंगा, यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए, एब्जॉर्ब या अनएब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब्ड वाली। एब्जॉर्ब वाली, क्योंकि एब्जॉर्ब वाली ही इसको एक्साइट कर रही है। तो याद रखेंगे बेटा, ये कंफ्यूज करता है वो। तो यहाँ पे हमेशा आपको कौन सी वेवलेंथ लिखनी है, एब्जॉर्ब वाली वेवलेंथ लिखनी है, जो लाइट एब्जॉर्ब हुई। तो डेल्टा ई क्या हो गया बेटा, Hc बाय लैम्डा एब्जॉर्ब बेटा। और अभी हम पढ़ के हटे हैं बेटा, राइट, कि जो CFT में स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल हो जाता है कि नहीं, बताइए। यस सर। तो इसका मतलब ये जो नीचे वाला है ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, ये नीचे वाला कौन सा होगा, T2G की EG। T2G ऊपर वाला क्या हो जाएगा, EG और इनके डिफरेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, CFSE CFSE। क्या हो जाएगा, CFSE। CFSE। सो दिस मीन्स क्या है बेटा, ये लिख लिया आपने, ये इतना लिख लिया क्या सान्या, बस यहाँ एक मिनट। लिख लीजिए बेटा, फिर आगे लिख रहा हूं मैं। एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत बेटा, राघव क्लियर है, जपन क्लियर है, यस सर। Yes, sir. प्रवीण थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आपको, आपने कल क्लास अटेंड नहीं करी थी बेटा ना। यस सर, आ रहा है। ठीक है बेटा। सर ये LO क्या लिखा हुआ है सन के पास? ये लोअर ऑर्बिट बेटा, आप ओके ऐसे सर। लिखिए मत, मैं बाद में लिखवा दूंगा, इसको मत लिखिएगा, है ना, क्योंकि ये नीचे वाला DA EG है और ऊपर वाला क्या है बेटा, ये T2G है, ऊपर वाला EG है बेटा। अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं सान्या, T2G, और ये क्या लिखते हो बच्चों आप, EG लिख सकते हो, आप ऐसे लिख दीजिए। लिख लिया बेटा। हाँ जी सर, हो गया। क्लियर है बेटा, यस सर। लिख लिया बच्चों। Yes, sir. ठीक है। तो इस जो डेल्टा ई है बेटा, इस डेल्टा ई को मैं अब लिख सकता हूँ क्या बेटा, CFSE, क्योंकि ये वाला जो नीचे वाला है बेटा वो T2G था, और ये क्या था बेटा, EG था, और इसी को हमने क्या कहा था बेटा, CFSE का था, और ये क्या डेल्टा ई। सो दिस मीन जो CFSE हो गया बेटा, वो हो गया Hc बाय लैम्डा एब्जॉर्ब। और इस प्रोसेस को क्या है बेटा, जब आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो ये EG से T2G से किस में चला जाएगा, EG में, और EG से वापस किस में आ जाएगा बेटा, T2G में आ जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा DD ट्रांजिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं, DD ट्रांजिशन। तो पूछता है कि वाई
color of complex या y compound of y complex compounds are colored, तो आंसर क्या बोलेंगे बेटा, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। तो कलर ऑफ coordination compound is known as, is due to डी ट्रांजिशन। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं बेटा, डी ट्रांजिशन। नीचे वाला भी डी, ऊपर वाला भी डी बेटा। तो डी ट्रांजिशन होने की वजह से क्या करते हैं बेटा, ये कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, कलर्ड होते हैं। आई होप बेटा समझ में आया आपको कि वाई दे आर कलर्ड, हाँ ऐसा जी क्यों सर। लिखा होगा, क्लियर है। और क्यों हम इसको डी ट्रांजिशन कह रहे हैं बेटा, क्लियर है बच्चों। सर ये चीज एक बार दोबारा समझा, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो। ये वाली समझ नहीं आई जो अपने ऊपर डायग्राम से बताया ये क्या है बेटा, नीचे वाले 3 ऑर्बिटल थे वो राघव, और ऊपर कितने थे, 2। तो नीचे से इलेक्ट्रॉन आपने ऊपर भेज दिया, ऊपर से फिर नीचे आ गया, तो नीचे वाला भी डी ऑर्बिटल है, ऊपर वाला भी डी ऑर्बिटल है कि नहीं है। मतलब जो एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा था वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन था। दोबारा बोलो, नहीं समझ में आया मुझे। जैसे हमने पिछले वाले डायग्राम में देखा था कि जो एनर्जी है मतलब ऊपर जाएगी, पहले एक्साइट करेगी इलेक्ट्रॉन्स को, फिर ठीक है नीचे आएगी। ठीक है ठीक है। मतलब वो डी ऑर्बिटल्स में ही होगा। हाँ जी बेटा, वो डी ऑर्बिटल में हो गया। मतलब ये जो लिखे थे मैंने, ये दोनों डी थे। ये 3D T2G था, ऊपर वाला 3D EG है बेटा, ठीक है। यस। ओके, ये बस 3D में ही होती है स्प्लिटिंग? क्या कह रहे हो सानिया। स्प्लिटिंग बस 3D में ही होती है? स्प्लिटिंग बेटा नहीं, 3D में और में भी स्प्लिटिंग हो, हाँ स्प्लिटिंग 3D में ही होगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए बात कर रहे हैं हम क्योंकि तो वो आपने बताया था ना बाकी सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड एक्ट करते हैं। हाँ स्प्लिटिंग 3D में ही होगी बेटा, आगे वालों में स्प्लिटिंग नहीं होगी, ठीक है सर। ठीक है। अब आगे वालों में तो वैसे भी जरूरत नहीं, हमें तो 2 ही डी ऑर्बिटल चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे बेटा, है ना। तो दी वो हाँ आगे वैसे ही जी। खाली मिल जाते हैं, तो स्प्लिटिंग होती नहीं है, हमें कराने की जरूरत ही नहीं बेटा उसमें। तो कलर है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो ड्यू टू क्या है बेटा, डी ट्रांजिशन है, इसको डी ट्रांजिशन कहते हैं। सर अब एक मिनट मेन थोड़ी बात सी बेटा, आगे दिखाना, ये पेज दिख नहीं रहा पूरा। ये वाला बेटा, अगला अगला हाँ जी बेटा, अगला पेज। ये वाला। हाँ जी। हो गया। हो गया बेटा। अब देखिए क्या है बेटा, कोई कंपाउंड, लेट्स सपोज अगर मैं ऐसे कहता हूं कि ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फॉर एग्जांपल इस डी ट्रांजिशन के लिए कोई कॉम्प्लेक्स है, वो रेड लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है एक्साइटेशन के लिए, मतलब एब्जॉर्ब हो गई वो, तो मुझे बताओ क्या वो रेड कलर का ही दिखाई देगा कि किसी और कलर का दिखाई देना चाहिए। नहीं, रेड नहीं दिखेगा। तो रेड तो दिखेगा नहीं, क्योंकि रेड तो क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया होगा, राइट। तो हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे बेटा कि वो किस कलर का कंपाउंड होगा, तो उसको लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, मुनसन व्हील। क्या एक व्हील यूज करते हैं जिसका नाम है मुनसन व्हील, मुनसल व्हील बेटा। मुनसल व्हील क्या है, एक व्हील बनाते हैं बेटा, एक सर्कल आपको बनाना है, ठीक है राइट। और इस सर्कल में आपको 3 इसके डायमीटर बना देने, कोई से भी 3 डायमीटर बना दो बेटा आप, इसके सेंट्रिक सर्कल से पास करता हुआ 1 2 और 3 डाया बना दीजिए सर्कल पे, ठीक है राइट। और कहीं से भी आप स्टार्ट करिए, किसी भी तरफ से या कहीं से भी स्टार्ट करिए, लेट्स सपोज आई वाज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, तो यहाँ वॉयलेट और इंडिगो लिख दीजिए बेटा एक साथ, क्योंकि वॉयलेट और इंडिगो को ज्यादा क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं किया जा पाता, तो इसलिए वॉयलेट और इंडिगो को एक साथ लिखते हैं, हम एक ही कंसिडर करते हैं मुनसन व्हील में, क्योंकि ये क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं करता इन दोनों के कलर को। अब आप साइक्लिक घूम जाइए कहीं भी लिख के, और विबग्योर को लिख दीजिए बेटा, तो वी तो हो गया। अगला वाला क्या आएगा बच्चों, ब्लू, बी, फिर कौन सा आएगा, ग्रीन, फिर कौन सा आएगा, येलो, येलो,
ऑरेंज फिर रेड। ऑरेंज और फिर क्या आएगा बेटा, रेड। इस व्हील को क्या कहते हैं बेटा, मुंशन व्हील। क्या कहते हैं, मुंशन व्हील बेटा, मुंसिल व्हील। ठीक है, राइट। अब इंपॉर्टेंट है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं बेटा, जो CFSE लिखा मैंने, वो लिखा HC/λ रेड लिख दिया मैंने, इसने रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया। तो याद रखेंगे बेटा, हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देते हैं हमें। जो कलर जो लाइट एब्जॉर्ब करता है उसके अपोजिट वाला कलर हमें दिखाई देता है। कोई भी चीज ऐसी होती है, मतलब जैसे जो हमें प्लांट ग्रीन दिखाई देते हैं बट दे आर नॉट एक्चुअली ग्रीन, और दिखाई हमें ग्रीन देते हैं बट दे आर नॉट एक्चुअली ग्रीन। ठीक है, राइट। वो कौन सी लाइट मतलब एब्जॉर्ब रेड कर रहे होते होंगे हैं, कि वो ग्रीन दिखाई दे रहे होंगे, रेड। रेड। एक्सीलेंट। तो अगर कोई रेड लाइट एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो याद रखें बेटा, उसके अपोजिट कलर होगा उसका। तो ये इस कंपाउंड का क्या कलर होगा बेटा, वो ग्रीन कलर का कंपाउंड होगा वो। यही अगर मैं CFSE में लिखता हूं बेटा HC/λ, और यहां लिखता हूं बेटा ऑरेंज, तो मुझे बताओ वो कंपाउंड किस कलर का दिखाई देगा बच्चों, ब्लू। ब्लू blue, कलर का दिखाई देगा। कोई दिक्कत बेटा, मुंशन व्हील कैसे प्रेडिक्ट करता है बेटा, एक क्या एप्लीकेशन है मुंशन व्हील की, जपन क्लियर है बेटा, yes sir, प्रवीण आपको क्लियर है, राघव क्लियर है सभी को, ठीक है, यस सर। राइट। अब देखिए क्या है बेटा, हाँ अब इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सोचो कि जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो बेटा, अगर D0 डी पे कोई इलेक्ट्रॉन ही ना हो तो क्या DD ट्रांजिशन होगा बच्चों, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ही ना हो नो सर। तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा, तो क्या वो कंपाउंड कलर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। तो अगर D0 हो जाए तो कुछ कलर नहीं होगा। दूसरा, अगर ऐसा हो जाए बेटा कॉन्फ़िगरेशन D10 हो जाए, तो मुझे बताओ क्या नीचे वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर एक्साइट कर पाएगा, अगर पूरे D10 हो जाए तो। जैसे यहाँ पे लिख दिया नहीं, मैंने, ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे बताओ क्या ये ऊपर जा सकता है, ऊपर जगह अवेलेबल है, नहीं, नहीं। तो क्या यहाँ DD ट्रांजिशन होगा, नो सर। नहीं। तो ये भी क्या होगा बेटा, कलरलेस होगा। तो बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी एलिमेंट का बेटा कॉन्फ़िगरेशन D0 या D10 होता है तो वो क्या होंगे बेटा, कलरलेस या वाइट होंगे। तो बस आपको क्या ढूंढना है बेटा, कॉन्फ़िगरेशन, वो चार आपको देगा, पूछेगा बताइए कलर है या कलरलेस है, तो आपको D0 और D10 देखना है। तो अगर D0 D10 है तो वो क्या होगा बेटा, कलरलेस या क्या होगा बेटा, व्हाइट कलर का होगा। कोई दिक्कत बेटा, नो सर। नो सर। ठीक है, राइट। ऑल क्लियर ना, कलर कलर क्यों है, कंपाउंड कैसा है, सब क्लियर है ना, यस सर। yes sir, ठीक है, राइट। ओके, मैं पेज टर्न कर दूं बेटा क्या, कि लिख रहे हो अभी आप, जी सर, हो गया, हो गया। मेरा हो गया। बाकी हो गया। बताओ बच्चों, हो गया सर। हो गया। अब अगर मैं क्वेश्चन आपसे देता हूँ बेटा, ऐसे पूछता हूँ कि बताइए कि K3CuCl4 बेटा ऐसे गिवन है आपको, पूछे बताइए कलर्ड है कि कलरलेस है बेटा। तो कलर और कलरलेस बताने के लिए बेटा आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको इसका वो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो जरूरी है, वो सही कैलकुलेट होना चाहिए तभी आप सही आंसर बता पाओगे। तो के पे तो कितना चार्ज है बेटा, +1 का, तो +3 आया। ये कितना है बेटा x, इस पे कितना है बेटा, फ्लोरीन पे -1 का चार्ज इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया बेटा, +1। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, +1। अब आप बता सकते हो कि ये कलर होगा कि कलरलेस होगा बच्चों, एटॉमिक नंबर क्या होता है सर? 29 बेटा। सर नहीं, नहीं होएगा, नहीं होएगा। जब आप उसका लिखते हो कॉन्फ़िगरेशन बेटा कॉपर का, तो ये होता है आर्गन तो 18 हो गया,
फिर यहाँ होता है बेटा 3d10 और 4s1, ये क्या था, एक्सेप्शन था। ये क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन होते हैं 3d सीरीज में बेटा। तो अब आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ऐसे निकालेंगे। तो बताइए कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा इसका, d10 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। और d10 मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कलरलेस हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। कर लेंगे। यस जैसे ऐसे आ जाए बेटा K2HgI4 ऐसा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं बेटा इसमें, तो K तो +1 है, तो +2 और I -1 होता है तो -4। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो +2 आएगा बेटा। याद रखें बेटा, जिंक के नीचे आता है कैडमियम, उसके नीचे आता है मरकरी बेटा। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2, इसका 4d10 5s2, इसका 5d10 6s2। तो मुझे बताइए कलर होगा कि कलरलेस होगा बच्चों? दो Colourless। इलेक्ट्रॉन चले गए बेटा, तो ऐसे निकालोगे इलेक्ट्रॉन तो ये क्या मिलेगा, जपन d10 मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा? Yes, sir. कलरलेस d10 मिलेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, कलरलेस हो जाएगा ना। ठीक है, राइट। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो ये क्या है बेटा, राइट। कलर ऑफ ये एक और इसमें चीज बताना है कि कुछ कंपाउंड, जैसे अगर आप देखें बेटा, अगर आप ऐसे लिखते हो KMnO4, तो KMnO4 हम सभी जानते हैं बेटा पिंक कलर का होता है। अगर आपको याद है, KMnO4 इज पिंक कलर, पोटेशियम परमैंगनेट। मुझे बताओ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn ओवर हियर, क्या ऑक्सीडेशन नंबर है? +7। +7। और आर मैग्नीज जो होता है बेटा, वो होता है 25 ऑक्सीड, उसका एटॉमिक नंबर। तो यहाँ लिखोगे 3d5 और 4s2। मुझे बताइए 7 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा बच्चों? आर्गन। D0। बट स्टिल ये क्या होता है बेटा, पिंक कलर का होता है Y। तो ये कुछ कंपाउंड है, तो स्टिल इनका D0 कॉन्फ़िगरेशन होता है, बट स्टिल क्या होते हैं बेटा, ये कलर शो करते हैं। आप लिख लो एग्जाम्पल, सच एग्जाम्पल याद रखना आप, और बाद में मैं जब डी ब्लॉक कराऊंगा तो वहां पे लिखूंगा। इसको बोलते हैं बेटा चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना। आप लिख लो कौन कौन से हैं ऐसे, ये KMnO4 लिख लो एग्जाम्पल। ऐसे ही बच्चों होता है K2Cr2O7, इसमें भी +6 होता है, तो इसका भी D0 कॉन्फ़िगरेशन होगा। ऐसे K2CrO4 होगा बेटा, इसका भी D0 कॉन्फ़िगरेशन होगा। K3VO4 बेटा, इसमें भी V5 होगा, तो ये भी D0 होगा। और एक है बेटा इनके कलर कौन CrO2Cl2 से बेटा। होते, क्या कह रहे हो वो सान्या? इनके कलर क्या है? कलर इनके भी कलर याद बेटा, करने हैं जैसे ये इनके? तो पिंक कलर का होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है। मेरे को इसका ये भी येलो ही होता है, सॉरी रेड, ये और वो होता है +6 येलो ही होता है। इसका मुझे याद नहीं आ रहा है बेटा। मैं जब वो कराऊंगा ना डी ब्लॉक, तो मैं कलर लिखवा दूंगा आपको बेटा, ठीक है ना। बट ये सारे कलर्ड होते हैं बेटा, राइट। ठीक है, राइट। और रीजन है बेटा ड्यू टू, यहाँ पे लिख लेंगे दे आर कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना। ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना बेटा। ठीक है, चलिए मैं बता ही देता हूँ बेटा होता क्या है ना, एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। लेट्स सपोज जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखें बेटा, तो M+7 होगा है। और O पे कितना चार्ज है बेटा, -2 का चार्ज है। अब होगा क्या, देखिए होता क्या है बेटा, यहाँ पे मोमेंटली क्या होगा बेटा, ये लीगेंट है,
और ये ट्रांजिशन मेटल है। तो होगा क्या बेटा, ये जो लिगेंड है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देता है फॉर अ टाइम बीइंग, थोड़े टाइम के लिए। तो जब ऐसे होगा तो ये m तो कितना आ जाएगा बेटा, +6, और O कितना हो गया बेटा, -1। जब ये ऐसा हुआ तो मुझे बताइए, क्या अब ये D0 बचा कि नहीं बचा? ये तो D0 था, अब ये D0 नहीं बचा, ये D क्या हो गया बेटा, 1 हो गया। और थोड़े टाइम के बाद क्या करता है बेटा, ये क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन वापस ले लेता है और ये फिर से ऐसे ही हो जाता है। तो ऐसे करने की वजह से क्या होता है, ये अपना D0 से D1 हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए क्या शो करता है बेटा, कलर शो करता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इस दर अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ये चार्ज ट्रांसफर हुआ फ्रॉम मेटल टू लिगेंड या लिगेंड टू मेटल। यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर हुआ फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। और यहाँ पे क्या हुआ बेटा, चार्ज ट्रांसफर हुआ किससे, मेटल टू क्या हो गया, लिगेंड हो गया। तो इस फिनोमिना को ही क्या कहते हैं बेटा, चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना। और ये ऐसे ही चलता रहता है बार 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 बार। इसलिए क्या होता है, ये सारे के सारे कंपाउंड क्या शो करते हैं बेटा, कलर्ड शो करते हैं बेटा। सर KMnO4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, फिर इसके लिए हम लिगेंड ना, डॉट ये मान लेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है बेटा ये। फिर आप इसको कोऑर्डिनेशन लिखते हैं ऐसे हो बेटा, बट बेसिकली होता ही ऐसे ही है, ऐसे ही। ओके सर। अगर आप इसको इसको आप ऐसे ही लिखते हो, K2Cr2O7 बेटा, ऐसे ही लिखते हो आप इसको। ये एक्चुअल में सही तरीका यही है लिखने का इसको, दे ऑल आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बेटा, ओके सर। ठीक है, राइट। तो ये पिंक कलर होता है। सिमिलरली जैसे आप इसमें लिखोगे Cr2, तो ये +7 है, ऑक्सीजन क्या है बेटा, यहाँ -2 में है। अब ये D0 है, इसने क्या करा, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये चार्ज ट्रांसफर हुआ लिगेंड टू मेटल। अब Cr क्या हो गया, +5, और O क्या हो गया, -1। और अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया इस पे, तो ये हो गया चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लिगेंड। तो ये क्या था बेटा, ऑरेंज कलर का, सॉरी, अब ये ऑरेंज कलर का हो जाएगा, अब ये D1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, ऑरेंज। ये क्या है, पिंक कलर का था बेटा, ठीक है। ये येलो कलर का है बेटा, ये था ऑरेंज, ये था बेटा पिंक, और ये वाला मुझे याद आ गया, ये है बेटा ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है बेटा, ग्रीन कलर का। तो सामने आप पूछ रहे थे तो लिख लेना है बेटा, हाँ, ओके सर। ठीक है, राइट। और ये होता है बेटा डीप रेड कलर का। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं बेटा, चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना बेटा। तो प्लीज ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये। तो वहां ये पूछता है डी डी और एफ, उसमें चैप्टर में डी और एफ ब्लॉक में बेटा। क्लियर है बच्चों? यस यस सर। क्लियर है बेटा, राइट? कोई डाउट बेटा? सर CTML की फुल फॉर्म बताना चार्ज ट्रांसफर बेटा लीगेंड टू मेटल, और यहाँ है चार्ज ट्रांसफर मेटल टू लीगेंड बेटा। है। ओके सर।
क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, राइट। तो हम एक छोटा सा टॉपिक खत्म करेंगे बेटा, है ना। लिखिए बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा। होपफुली बेटा हम कल इसको खत्म कर लेंगे, काफी हद तक, थोड़ा बहुत ही बचेगा ये चैप्टर, अगर कल नहीं खत्म हुआ तो। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा। हाँ, लेट्स सपोज क्या है बेटा, याद, अगर मैं ऐसे कहता हूँ बेटा, हमारे पास कोई सॉल्वेंट लेट्स सपोज वाटर है, तो क्या इसमें मेटल एग्जिस्ट करेगा? मेटल एक फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है क्या सॉल्वेंट में बेटा? मैं पानी में आयरन डाल दूं तो आयरन कैसे एग्जिस्ट करेगा डिसोल्यूशन हो जाएगी। सॉल्यूशन में? मतलब एग्जैक्टली ऐसे ही मेटल क्या सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली, कि कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो? कंपाउंड। कंपाउंड के फॉर्म में बेटा मेटल कभी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है बेटा, हमेशा आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो, मेटल फ्रीली कभी एग्जिस्ट नहीं करता है बेटा। ठीक है, राइट। तो लेट्स सपोज मैं कोई कॉम्प्लेक्स लेता हूँ, एम है और मेरे पास 4 उसके लीगेंड है बेटा। तो मैंने जब कॉम्प्लेक्स बनाया तो मेरे को मिला L4, ML4 कोई कॉम्प्लेक्स मिल गया। एम कोई ट्रांजिशन मेटल है बेटा, जैसे यहाँ लिख दिया कॉपर +4 एमोनिया, तो CuNH3 मिल गया बेटा, है ना। ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स मिल गया। अब ये क्या है बेटा, ये मैंने 4 उसमें किया है, लेकिन जब मैं कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा ना, ये बन रहा होगा तो ये 4 स्टेप में हुआ होगा। पहले स्टेप में आपने जब स्टेप नंबर 1 लिखा होगा तो M+L आया होगा, वो जुड़ के क्या बना होगा बेटा, Ml। ठीक है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं जब ये बनता है बेटा, फॉर्म होता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आप Kc या Kp लिखते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे, अगर आपको ध्यान है तो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता था बेटा, प्रोडक्ट अपॉन क्या होता था, रिएक्टेंट। तो आप क्या लिखते थे यहाँ पे, Ml का एक्टिव मास या कंसेंट्रेशन इनटू M इनटू क्या बेटा, L, ऐसे लिखते थे आप। सेम जब Ml पे एक और L दोगे आप तो ये बन जाएगा Ml2 बेटा। अब इसका आप K2 लिखोगे तो K2 क्या लिखोगे बेटा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो Ml2 स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं बेटा कंसेंट्रेशन, हमेशा जब हम वहां लिखते थे Ml इंटू क्या बेटा, L। थर्ड स्टेप में क्या लिखें बेटा, Ml2 + L क्या मिलेगा बेटा, Ml3, K3 मिलेगा बेटा Ml3 अपॉन Ml2 इंटू क्या बेटा, L, एक और मिल गया। और फोर्थ स्टेप में हमने क्या लिखा बेटा, Ml3 + L Ml4, तो ये क्या मिला बेटा, Ml4 अपॉन, और यहाँ L आ गया बेटा L3। तो ये 4 स्टेप में हमने क्या करा बेटा, रिएक्शन लिखा, राइट। 4 स्टेप्स में बेटा, स्टेप वाइज क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। तो आप अगर याद करो बेटा, जितना K की वैल्यू ज्यादा होती थी रिएक्शन उतना फॉरवर्ड मूव करती थी, इफ यू रिकॉल इट, ली चेटलियर प्रिंसिपल अगर आपको ध्यान है थोड़ा सा, कि जितना K की वैल्यू ज्यादा होगी तो न्यूमरेटर ज्यादा बना होगा, डिनोमिनेटर बेटा कम बना होगा, उतना क्या होगा, मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स क्या होगा बेटा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, राइट। तो हम लिख दे बेटा जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, ये कांस्टेंट है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जो हम ये K लिख रहे हैं बेटा, K1 K2 K3। और अगर आपको याद है थोड़ा बहुत ये भी बेटा, कि जब रिएक्शंस को ऐड करते थे तो K मल्टीप्लाई हो जाते थे, अगर आपको ध्यान है तो। अगर मैं इसको इन सबको ऐड कर दूं, इन सभी को ऐड कर देता हूं, तो अगर आप देखो ध्यान से, जब आप ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो गया, लेफ्ट राइट वाला, ये लेफ्ट राइट वाला कैंसिल हो गया, ये लेफ्ट राइट वाला कैंसिल हो गया। तो आपको यहाँ क्या मिला बेटा, M+4 तो L मिले, और आपको क्या मिल गया, Ml4 मिल गया। जब यहाँ पे ऐसे करोगे ना बेटा, तो जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर वाला Ml नीचे वाले Ml से कैंसिल हो जाएगा।
ये ऊपर वाला Ml2 नीचे वाले Ml2 से कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर वाला Ml3 नीचे वाले Ml3 से कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मिलेगा क्या बेटा आपको, जब ये फाइनल रिएक्शन लिखोगे, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं बीटा बोल रहा हूँ बेटा, क्या बोल रहा हूँ, बीटा। एनसीईआरटी ने भी बीटा बोला हुआ है, इसीलिए मैं इसको बीटा लिख रहा हूँ। और कितना लिख रहा हूँ बेटा, 4। तो ये कितने स्टेप्स में हुआ है, 4 स्टेप्स में हुआ है। तो जो बीटा 4 जो होगा बेटा, वो क्या होगा, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू क्या बेटा, K4 बेटा। ये ओवरऑल क्या है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है। और जो स्टेबिलिटी है बेटा किसी भी कॉम्प्लेक्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी बेटा, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बराबर होगी, प्रोपोर्शनल होगी। मतलब जितना बीटा की वैल्यू ज्यादा बेटा, बीटा की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो स्टेबिलिटी भी क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी बेटा। वेरी सिंपल। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, राइट। और जब इसका बीटा आप लिखोगे बेटा, तो बीटा क्या लिखोगे, अगर आप ध्यान से रखो, जब आप बीटा लिखोगे ना, तो यहाँ पे एल 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 हर एक में आ रहा है, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो एल की पावर क्या हो जाएगी बेटा, 4। तो यहाँ जब बीटा 4 लिखोगे तो प्रोडक्ट तो क्या आया, ML4 अपॉन रिएक्टेंट क्या था बेटा, M था, और 4 L थे बेटा। तो ये जो कोफिशिएंट होता था, अगर आपको ध्यान है, तो ये किस पे चला जाता था बेटा, पावर में लिख देते थे हम इसको। तो ये ओवरऑल क्या आएगा बेटा, इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट ML4, M और L की पावर क्या बेटा, 4। जो कोफिशिएंट होगा उसके पावर में चला जाएगा बेटा। क्लियर है बच्चों? हमने क्या किया बेटा, ये चीज थोड़ा इक्विलिब्रियम का यूज किया हमने यहाँ पे। आई होप यस थोड़ा जी। बहुत आपको याद होगा ये कैसे करते थे। यस सर। ठीक है, सानिया जपन क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। लिख लिया आपने? Yes, sir. हाँ जी, लिख लिया। ठीक है, राइट। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ बेटा, मैं लेट्स सपोज कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता हूँ, Cu प्लस Cu2 प्लस NH3 होल 4 बेटा, 4 NH3। तो आप क्या बनाओगे यहाँ पे, Cu NH3 होल 4, और चार्ज कितना है बेटा, +2 का चार्ज है इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल। मुझे बताओ इसका जो बीटा लिखोगे वो कितनी बार करोगे इसको बच्चों, ये बताइए। 4 बार। 4 बार। तो बीटा 4 लिखोगे K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 बेटा। और बीटा 4 क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो Cu NH3 होल 4 बेटा 2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, और NH3 का की पावर क्या बेटा, 4, ये लिख दोगे आप। तो जितना बीटा की पावर 4 की वैल्यू ज्यादा होगी बेटा, तो स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीटा की पावर क्या हो जाएगा बेटा, 4, सॉरी बीटा 4। जितना बीटा 4 की वैल्यू ज्यादा होगी बेटा, स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है। और अगर मैं इसका के का, ये जो बीटा 4 को रेसिप्रोकल कर दूं बेटा, तो उसको बोलेंगे क्या हम, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये बीटा को क्या कह रहे हैं हम, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अगर मैं क्या कहता हूं बेटा, अगर मैं लिखता हूं इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट बेटा, और क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब इसका उल्टा। तो अगर वो पूछे कि कौन सबसे ज्यादा अनस्टेबल या वो डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका ज्यादा है, तो जो भी डिसोसिएशन कांस्टेंट है बेटा उसका उल्टा कर देना, सॉरी एसोसिएशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट का उल्टा कर देना, तो क्या मिल जाएगा बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट मिल जाएगा। तो ये क्या है, इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ क्या बेटा, फॉर्मेशन कांस्टेंट।
तो जो फॉर्मेशन कांस्टेंट था, फॉर्मेशन कांस्टेंट मतलब क्या बेटा, ये जो बीटा लिखा था आपने इसको फॉर्मेशन कांस्टेंट कहेंगे। तो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछेगा तो जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है बेटा उसके रेसिप्रोकल को क्या बोलेंगे बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट बेटा। क्लियर है बेटा? सर ये रिएक्शन बस गिवन आज के लिए। हाँ आज के लिए बस इतना ही बेटा। क्या कह रहे हो राघव? सर रिएक्शन गिवन होगी जो NH3 वाली। रिएक्शन गिवन होगी बेटा, रिएक्शन गिवन नहीं होगी बेटा, ये कॉम्प्लेक्स गिवन होगा वो राघव, आपको कल करेंगे इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे कल, ठीक है? सर यहाँ पे कॉपर के ऊपर +2 चार्ज था, आपने पूरे मतलब कॉपर के complex- ऊपर प्लस चार्ज है बेटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ही ऐसे था ना, ये बेसिकली आपने इसको कॉपर सल्फेट लिया होगा बेटा। ये फिर मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 कैसे आया रिएक्शन में? +2 आएगा ना बेटा, एमोनिया पे तो कोई चार्ज नहीं आया ना, तो कॉपर का चार्ज कहीं गया थोड़ा ना बेटा, मतलब है कि ऊपर नहीं? कैसे आपने +2 जब आएगा? कॉम्प्लेक्स बनाया, जैसे ऐसे बनाते हैं आप, CuSO4 डॉट एमोनिया बनाते हैं, ऐसे 4 एमोनिया लिखते हैं आप, तो आप क्या लिखते हैं राघव इसको, Cu NH3 लिगेंड है तो ये 4 हो गया, और बाहर क्या लिखते हैं आप, सल्फेट, यही लिखते हैं कि नहीं लिखते आप? यस सर। तो सल्फेट हटा दिया मैंने, कैटायन कैटायन लिख रहा हूँ, तो ये +2 चार्ज आएगा कि नहीं आएगा बेटा? आएगा सर। तो इसलिए मैं सल्फेट यहाँ नहीं लिख रहा हूँ बेटा, यस ठीक सर। है? मतलब हमें सिर्फ इससे पार्ट से लेना देना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से लेना देना है, उसके कैटायन और एनायन मतलब उसके जो आगे या पीछे लगा उससे लेना देना नहीं है हमें बेटा, ओके ठीक सर। है? ठीक है बेटा? हाँ जी सर। ठीक है, तो चलो बेटा कल कंटिन्यू करेंगे, मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा और मैं नोट्स भी भेज दूंगा, इनकेस तभी भी आपको लगता है तो प्लीज आप कॉल करिएगा बेटा, ठीक है ना? ठीक है सर। थैंक यू बच्चों। थैंक यू।